बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DAE के स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स, फ़िज़िक्स 212, फ़िज़िक्स 242। हम इसके न्यूमेरिकल हल कर रहे हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 4 का न्यूमेरिकल नंबर 4.1 करना है। चैप्टर नंबर 4, इक्विलिब्रियम ऑफ नॉन कंकरेंट फोर्सेस। इसका न्यूमेरिकल 4.1। न्यूमेरिकल 4.1 है, अ यूनिफॉर्म लैडर 8 मीटर लॉन्ग rests against a frictionless wall at an angle of 60 डिग्री with the horizontal। कि एक यूनिफॉर्म लैडर है हमारे पास, उसकी लेंथ जो है वो 8 मीटर है और वो एक फ्रिक्शनलेस दीवार के साथ उसको लगाया गया है और उसका एंगल जो बनता है ग्राउंड के साथ वो 60 डिग्री है। द लैडर वेट्स 150 न्यूटन। लैडर का वज़न जो है वो 150 न्यूटन है। अ 600 न्यूटन मैन इज़ 2 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द लैडर। लैडर का जो टॉप है वहाँ से 2 मीटर नीचे एक शख्स है जो कि लैडर पे मौजूद है, उसका वज़न जो है वो 600 न्यूटन है। फाइंड द रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड एंड द वॉल ऑन द लैडर। कि हमने ग्राउंड का और वॉल का रिएक्शन जो है वो लैडर के ऊपर मालूम करना कि क्या होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम आपको दिखाई गई है, इसमें ये वॉल दिखाई गई है और ये ग्राउंड है। ये वॉल जो है ये स्मूथ है जबकि ग्राउंड जो है ये रफ है और ये लैडर इसके साथ लगाई गई है ये, और ये ग्राउंड के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है ये। और इस लैडर की लेंथ जो है वो 8 मीटर है। ये 8 मीटर लेंथ शो की गई है इसकी। लैडर का वेट जो है वो, क्योंकि लैडर यूनिफॉर्म है इसलिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इसके सेंटर में होगा और वहाँ पे इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हमने इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिखा दिया 4 मीटर, एक एंड से 4 मीटर के फासले पे, यानी हाफ होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो वेट ऑफ द लैडर हमने उसको WL रख लिया और ये 150 न्यूटन है। और एक शख्स है जो कि टॉप वाले एंड से 2 मीटर के फासले पे है। ये 2 मीटर का डिस्टेंस ले लिया हमने लैडर पे, यहाँ पे वो शख्स मौजूद है। तो उसका वेट भी यहाँ पे डाउनवर्ड एक्ट करेगा और उसका वेट कितना है 600 न्यूटन। उसको हमने WM रख लिया और ये 600 न्यूटन है। तो ये दो फोर्सेस जो हैं इस लैडर के ऊपर डाउनवर्ड एक्ट कर रही हैं, एक वेट ऑफ मैन और दूसरा वेट ऑफ लैडर, ये डाउनवर्ड एक्ट कर रही हैं। अब जब ये लैडर जो है ये यहाँ पे फर्श के ऊपर मौजूद है, ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, तो यहाँ पे ग्राउंड की वजह से इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन होगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे इसको हमने RB कह लिया कि ये RB है। इसी तरह से लैडर का ये एंड जो है ये यहाँ पे दीवार के साथ है, तो यहाँ पे दीवार का रिएक्शन होगा और वो भी नॉर्मल होगा यूं, दीवार की सरफेस के नॉर्मल। ये ग्राउंड की सरफेस के नॉर्मल होगा ये रिएक्शन और ये दीवार की सरफेस के नॉर्मल होगा ये रिएक्शन। इसको हमने ये पॉइंट A लिया है इसलिए हम इसको RA लिख लेते हैं। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो RA है ये वॉल का रिएक्शन है और यहाँ पे हमने B पॉइंट लिया है तो इसलिए हमने इसको RB कहा है। तो ये दो फोर्सेस एक्ट करेंगी जो कि नॉर्मल रिएक्शन की होंगी। ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी और ये इस तरह से इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करनी है। यहाँ से अगर ये लैडर जो है ये स्लिप होगी तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी, यहाँ से ये हिस्सा इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अगेंस्ट होती है, उसके अपोजिट होती है। तो इसका मतलब ये है कि लैडर जो है उसने इस तरफ को स्लिप होना है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको इस तरफ एक्ट करेगी। तो ये हमने B पॉइंट के ऊपर, इस एंड के ऊपर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शो कर दी कि ये FB है, तो ये इस डायरेक्शन में होनी है। तो ये RB और ये FB एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी इनके दरमियान 90 का एंगल है। इसी तरह से अगर ये लैडर जो है स्लिप होगी तो यहाँ से इसकी मूवमेंट इस डायरेक्शन में होनी है। तो जब इसकी मूवमेंट इस डायरेक्शन में होनी है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो उसके अपोजिट होनी, यानी इस डायरेक्शन में होनी है। तो इसको हमने FA शो किया है।
लेकिन हमें ये बताया गया है कि ये जो फर्श है या जो नीचे ज़मीन है ये तो रफ है, यहाँ पे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगी, लेकिन ये जो वॉल है ये हमें कहा गया ये स्मूथ है। स्मूथ होने का मतलब ये फ्रिक्शनलेस है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर ए पे होती तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती, हमने उसको एफ ए रखा है, लेकिन ये एफ ए जो है ये ज़ीरो होनी है क्योंकि ये वॉल जो है ये स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है। तो इसलिए हम एफ ए को जहाँ भी लिखेंगे इसकी वैल्यू को ज़ीरो पुट करेंगे। तो अब ये इसको हमने समझ लिया कि किस तरह से ये डायग्राम है और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं। तो हमारे पास डिस्टेंस भी आ गए हैं। एक डिस्टेंस जो ए पॉइंट जो टॉप जो है लैडर का उसका डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमने ए सी मार्क किया है इसको। और ये जी जो है यहाँ पे वेट एक्ट कर रहा है यूँ, यहाँ पे ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो यहाँ से गुजरेगी यूँ, इसको हमने डी पॉइंट कह दिया। और जो शख्स सीढ़ी के ऊपर मौजूद है इसका वेट यूँ डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसकी लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से गुजरेगी, इसको हमने ई पॉइंट कह दिया। यानी इस फोर्स का यहाँ से बी से जो डिस्टेंस बनता है वो बी डी बनता है, और इस फोर्स का जो बी से डिस्टेंस बनता है ये वाला ये ई बी बनता है। तो ये हमने इसको देख लिया कि किस तरह से ये डायग्राम बननी है। अब हम इसको सॉल्व करना है हमने, और सॉल्व करना है तो इसके ऊपर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो अप्लाई करनी है। और वो क्या है, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये सम ऑफ एक्स कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्सेज इज इक्वल टू ज़ीरो, सम ऑफ वाई कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। या हम यूँ कह सकते हैं यहाँ पे कि अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस एक्ट करने वाली जो है वो आपस में बराबर होनी है। इसी तरह से लेफ्ट वर्ड एक्ट करने वाली फोर्सेस और राइट वर्ड एक्ट करने वाली फोर्सेस वो आपस में बराबर होनी है, इसलिए कि ये लैडर इक्विलिब्रियम में है। तो हम अगर ये कंडीशन लगाएं कि लेफ्ट वर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू राइट वर्ड फोर्सेस, तो हमारे पास ये फोर्स जो है ये लेफ्ट साइड पे एक्ट कर रही है एफ बी, और ये फोर्स जो है ये राइट साइड पे एक्ट कर रही है आर ए, और इन दोनों फोर्सेस के अलावा और कोई फोर्स नहीं है जो हॉरिजेंटली एक्ट कर रही हो, यानी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक्ट कर रही हो। तो इन दोनों फोर्सेस ने आपस में बराबर होना है। इसका मतलब ये है कि आर ए और एफ बी आपस में बराबर होंगे, तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी आर ए इज इक्वल टू एफ बी। इसी तरह से अगर हम वर्टिकली इनको रिजॉल्व करें फोर्सेस को, तो अपवर्ड एक्ट करने वाली फोर्सेस का सम और डाउनवर्ड एक्ट करने वाली फोर्सेस का सम वो भी आपस में बराबर होगा। तो अपवर्ड कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ये आर बी एक्ट कर रही है, और ये एफ ए है, लेकिन एफ ए तो ज़ीरो है, तो इसका मतलब सिर्फ ये फोर्स एक्ट कर रही है आर बी अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक तो शख्स का वेट है 600 न्यूटन और दूसरा जो है लैडर का अपना वेट है 150 न्यूटन। तो इसका मतलब ये कि आर बी जो है ये बराबर होगा डब्ल्यू एल प्लस डब्ल्यू एम के। तो ये दोनों इक्वेशन अप्लाई करेंगे हम, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस बी पॉइंट के अराउंड हम मोमेंट्स लेंगे, कि इस बी पॉइंट के ऊपर मोमेंट्स लेंगे। तो मोमेंट्स जब लेंगे तो ये फोर्स जो है ये एक्ट कर रही है ये इस डायरेक्शन में, तो ये इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी यूँ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बनेगा इसका डब्ल्यू एल का, और इस पॉइंट के गिर्द डब्ल्यू एम का मोमेंट भी एंटी क्लॉकवाइज बनेगा यूँ, जबकि ये फोर्स जो है इसका मोमेंट जो है क्लॉकवाइज बनेगा यूँ। इस फोर्स का आर ए का ये यूँ घुमाएगी इसको यूँ इस पॉइंट के गिर्द, जबकि ये फोर्स और ये फोर्स इस पॉइंट में से गुजर रही हैं तो इनका कोई मोमेंट नहीं होगा। ये फोर्स जो है इसका मोमेंट बनेगा और इसका ये डिस्टेंस आएगा ये वाला ये डिस्टेंस, लेकिन ये फोर्स क्योंकि खुद ज़ीरो है तो इसलिए इसका मोमेंट भी ज़ीरो हो जाना है। अब ये कंडीशंस जो हैं हम वन बाय वन इनको अप्लाई करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेज इज इक्वल टू सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेज। तो अपवर्ड फोर्सेज कौन सी थी, आर बी है और एफ ए है, और डाउनवर्ड फोर्सेज क्या हैं, वेट ऑफ मैन है और वेट ऑफ लैडर है। तो एफ ए तो ज़ीरो हो जाना है ये वाला, क्योंकि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो वॉल की वजह से वो नहीं
अप्लाई हो रही, ये 0 है क्योंकि वॉल स्मूथ है। तो ये 600 न्यूटन आ गया और ये 150 न्यूटन आ गया, ये दोनों ऐड होके 750 न्यूटन आ गया। तो आर बी जो है वो 750 न्यूटन आ गया। तो आर बी की वैल्यू तो हमने मालूम कर ली कि आर बी जो है वो 750 न्यूटन है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें कि हमारे पास आ गई, एक वैल्यू हमारे पास आ गई। और दूसरी तरफ जब हम इसको रिजॉल्व करते हैं, हमें पता है कि हमने एफ बी जो है वो बराबर होना है आर ए के। यहाँ से फिगर से देखें, एफ बी जो है ये वाला, ये बराबर होना है आर ए के। ये दोनों बराबर हैं, ये फोर्स इस डायरेक्शन में है और ये फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो ये हमने इक्वेशन यहाँ पे लिख ली कि एफ बी और आर ए जो है वो आपस में बराबर होने। अब हम मोमेंट्स ले लेते हैं बी के अराउंड। तो 150 न्यूटन जो है, जो कि लैडर का वेट है, वो बी से जो फासला उसका बनता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो डी बी बनता है। तो 150 इंटू डी बी ये उसका मोमेंट आ जाएगा। और 600 न्यूटन जो कि उस शख्स का वेट है जो कि लैडर के ऊपर मौजूद है टॉप से 2 मीटर के फासले पे, तो उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है बी से, वो ई बी बनता है। तो ये 600 इंटू ई बी ये उसका मोमेंट हो गया। ये इक्वल टू होगा एफ ए, इसका डिस्टेंस जो है सी बी बनता है, और आर ए इसका डिस्टेंस जो है वो ए सी बनता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है बी से जो अब कैलकुलेट करेंगे। तो ये एफ ए तो क्योंकि ज़ीरो है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है नहीं, लेडर जो है वो स्मूथ वॉल के साथ है, तो इसलिए ये तो मोमेंट जो है वैसे ही ज़ीरो होना है। तो इसको अगर हम ना भी लिखें यहाँ पे तो तब भी कोई हर्ज नहीं है। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ये 150 हो जाएगा और डी बी इसकी वैल्यू जो है वो जी बी कॉज 60 डिग्री, क्योंकि हमें एंगल दिया गया 60 डिग्री। अब यहाँ से ये हमने इस फोर्स का जो कि यहाँ पे एक्ट कर रही है 150 न्यूटन, इसका हमने ये वाला डिस्टेंस लेना है, ये यानी ये 150 इंटू डी बी। तो डी बी की वैल्यू निकालने के लिए हम इस ट्रायंगल को यूज़ करेंगे, इस ट्रायंगल को। इसमें हमें ये हाइपोटेन्यूज मालूम है कि ये 4 मीटर है। तो डी बी मालूम करने के लिए ये बेस बनता है, ये हाइपोटेन्यूज बनता है। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ये इक्वल टू होता है कॉज थीटा के। तो ये कॉज 60 बनेगा, यानी डी बी ओवर जी बी ये इक्वल टू होगा कॉज 60 डिग्री। तो डी बी इज इक्वल टू आ जाएगा जी बी कॉज 60 डिग्री। तो जी बी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ये 4 मीटर है। तो इसलिए डी बी की जगह पे आएगा जी बी कॉस 60 और ई बी की जगह पे आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक एफ बी, ये एफ बी कॉस 60। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये हम वहाँ पे पुट कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर हमने ये ए सी लेना होगा, यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस जो है ये बनेगा, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज बनता है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर बनता है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये साइन थीटा होता है, तो ये साइन 60 बनेगा। हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ये बनेगा साइन 60 डिग्री। तो हमारे पास आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू ए बी साइन 60 डिग्री। अब ये वैल्यूज़ जो हैं ये हम लगा लेते हैं उस इक्वेशन में जो हमारे पास आगे हमने इक्वेशन बनाई थी, उसमें ये वैल्यूज़ लगा लेते हैं। यहाँ पे ये डी बी की जगह पे आ जाएगा जी बी कॉस 60, ई बी की जगह पे आ जाएगा ई बी कॉस 60 और ए सी की जगह पे आ जाएगा ए बी साइन 60। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। जी बी हमारे पास है 4 और cos 60 जो है वो 0.5 हो जाएगा। एफ बी है हमारे पास 6 मीटर और cos 60 जो है वो 0.5 हो जाएगा। और ए बी है हमारे पास पूरी लैडर की लेंथ वो 8 और sin 60 जो है वो 0.866 हो जाएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 150 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 0.5, तो ये हमारे पास 4 इंटू 0.5 जो है ये 2 बन जाएगा और ये 6 इंटू 0.5 जो है ये 3 बन जाएगा और ये 8 जो है
0.866 से मल्टीप्लाई होकर 6.928 बन जाएगा। 150 इंटू 2 300 बन जाएगा, 600 इंटू 3 1800 बन जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2100 बन जाएगा। अब आर ए मालूम करना है तो 6.928 को दूसरी तरफ ले जाएं, ये जाके इसको डिवाइड करेगा। तो जब 2100 को 6.928 से डिवाइड करेंगे तो ये 303.1 न्यूटन आ जाता है। तो इस तरह से हमने आर ए मालूम कर लिया कि आर ए कितना होना है। जब हमें इसका पता चल गया आर ए का, तो हमें ये मालूम है कि एफ बी इज इक्वल टू आर ए है। तो इसका मतलब ये है कि एफ बी भी उतना ही होगा जितना कि आर ए है, तो उसकी वैल्यू भी 303.1 न्यूटन आ जाएगी। अब ग्राउंड का रिएक्शन मालूम करने के लिए जो दोनों फोर्सेस ग्राउंड वाले एंड पे एक्ट कर रही हैं, वो उनका हमें रिजल्टेंट लेना पड़ेगा कि उनका रिजल्टेंट क्या बनता है। तो वो दो फोर्सेस कौन थी? वो थी आर बी नॉर्मल रिएक्शन बी पे, और एफ बी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रही थी बी पे। तो उन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है आर बी का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर अंडर रूट। तो दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं। आर बी कितना निकाला था हमने? 750 निकाला था, उसका स्क्वायर आ जाएगा। एफ बी कितना निकाला? 303.1 निकाला, उसका स्क्वायर आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 562500 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 91869.61 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड किया तो 654369.61 आ गया, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 808.93 न्यूटन। तो ये रिएक्शन ऑफ ग्राउंड आ गया हमारे पास कि इतना रिएक्शन होगा ग्राउंड का। अब वॉल का रिएक्शन मालूम करने के लिए जो वॉल के एंड के ऊपर दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, उनका हमें रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। वो है आर ए और एफ ए। तो आर ए का स्क्वायर प्लस एफ ए का स्क्वायर अंडर रूट आएगा। आर ए की तो वैल्यू है हमारे पास 303.1, और उसका स्क्वायर लेंगे, लेकिन एफ ए तो ज़ीरो है, तो वो तो फ्रिक्शन की फोर्स तो है नहीं वहाँ पे ऊपर वाले एंड पे, तो इसकी वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो ये हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी, और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो रिएक्शन ऑफ द वॉल जो है वो इक्वल टू 303.1 न्यूटन आ जाएगा। इस तरह से हमने लैडर के ऊपर वॉल का रिएक्शन भी मालूम कर लिया, और लैडर के ऊपर हमने ग्राउंड का रिएक्शन भी मालूम कर लिया। तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों को भी दावत दें। चैनल अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। शाद रहें, आबाद रहें।